बच्चों, मैं आज आपका नया चैप्टर चालू कर रहा हूँ, सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये फिजिक्स का सबसे इजी और लास्ट चैप्टर है। इसके बाद आपका फिजिक्स का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इनॉर्मस प्रैक्टिस करेंगे, जोरदार वाली रिगोरस प्रैक्टिस चलेगी फिर 6 महीने तक, पूरी 6 महीने तक क्या बल्कि 8 महीने, है ना। हाँ, राइट। तो अपन स्टार्ट करते हैं सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि ये जो सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो टॉपिक है, इसका जो एप्लीकेशन हमारी लाइफ में हुआ है, इसने हमारी ज़िंदगी बदल दी है। आज के 30-40 साल पहले कोई ये सब सोच भी नहीं सकता था जो आजकल हम कर रहे हैं, है ना। हाँ, कि आप घर पर बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप क्लास को पढ़ रहे हैं, हम लोग लाइव सेशन ले लेते हैं, कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है इन चीज़ों का। तो चलिए अपन बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉलिड्स की। सॉलिड्स, देखो हमारे पास जो मटेरियल्स हैं उनको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। कौन कौन सी? जैसे जितने सारे मटेरियल्स आपके आसपास में नजर आते हैं आपको, अगर हम सारे मटेरियल्स की बात करें तो 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। क्या? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैस, है ना। सॉलिड्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, लिक्विड्स गैस को हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। देखिए, गैसेज में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स जो होते हैं, वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, राइट। लिक्विड्स में जो गैसेस एंड जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लिटिल पास पास होते हैं। और सॉलिड्स में ओवरलैपिंग होती है। सॉलिड्स में क्या होती है? ओवरलैपिंग। आप इसको समझ रहे होंगे, है ना। तो ओवरलैपिंग, अब ओवरलैपिंग में डबल पी आता है या सिंगल पी आता है, आई डोंट नो। वैसे मैं इसको सिंगल पी ही लिखता हूँ, ओवरलैपिंग, है ना। हाँ, ओवरलैपिंग, एक बार स्पेलिंग चेक कर लें ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग की क्या स्पेलिंग होती है जी? एक मिनट, मैं क्या एक्चुअल में मेरे को एक तो ई आई में रिसीव वगैरह जो ई आई होता है ना, उसमें बड़ा कंफ्यूज रहता हूँ और इसमें ओवरलैपिंग में बड़ा पंगा रहता है। ये अंग्रेजी लैंग्वेज है ना, अरे ये कोई लैंग्वेज है क्या? नॉन साइंटिफिक लैंग्वेज है और बने हुए हैं साइंस के। ओवरलैपिंग, हाँ डबल पी है साहब, डबल पी है। चलो, जिनकी लैंग्वेज नॉन साइंटिफिक है वो आज साइंस के वो बने हुए हैं, क्या? हेड। कि भाई जिसको अंग्रेजी आती है वही साइंस जानता है। देखो कितना विचित्र सा बात है कि जिसकी लैंग्वेज ही नॉन साइंटिफिक है वो साइंस के हेड बने हुए हैं, है ना। हाँ, चलो जो भी है, अभी अपन फिलहाल अपना काम करें, बाकी मौका लगे कभी भविष्य में आप लोगों को तो आप लोग ठीक करना इन सब चीज़ों को, है ना। सॉलिड्स, एक्चुअल में देखिए गैसेज में मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होते हैं, लिक्विड्स में पास पास होते हैं, और सॉलिड्स में तो ओवरलैपिंग होती है। देखिए सॉलिड्स का हाल क्या होता है, क्योंकि लिक्विड्स एंड गैसेज हमारा कनेक्शन इस चैप्टर में नहीं है, हम सॉलिड्स के ऊपर बातें करेंगे। देखो सॉलिड्स में क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक एटम है, यहाँ पे एटम की बात करते हैं अपन, है ना। न्यूक्लियस होगा, एटम में भी ऐसा ही होता है, मॉलिक्यूल में भी ऐसा ही होता है। एटम में भी मॉलिक्यूल में भी, हम एटम की बात ज़्यादा करेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ पर एक न्यूक्लियस है, एटम है तो भैया न्यूक्लियस भी होगा। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। हाँ, तो होता क्या है कि जो गैसेज एंड लिक्विड्स होते हैं उनमें तो ये बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, है ना, बहुत दूर दूर होते हैं। लेकिन सॉलिड्स के अंदर ये पास पास होते हैं, और सीन ऐसा क्रिएट होता है, सीन ऐसा क्रिएट होता है कि ओवरलैपिंग चालू हो जाती है। तो होता क्या है रिजल्टेंट फिगर में कि सॉलिड्स में ये आपस में एनर्जी लेवल्स जो होते हैं इनमें ओवरलैपिंग चालू हो जाती है ऑर्बिटल्स में। अब ये ओवरलैपिंग जब चालू हो जाती है ना, तो ये एक कंबाइंड जो है ना एरे बन जाता है, कंबाइंड एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे कहते हैं हम कॉमन एनर्जी बैंड, कॉमन एनर्जी बैंड। तो आप लिखिए इन सॉलिड्स
atoms and molecules in solids, atoms and molecules are very close, due to this closeness, their energy levels, ध्यान दीजिए, in solids atoms and molecules are very close, due to this closeness their energy levels get overlapped. ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना, उनमें ओवरलैपिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है ना, गेट ओवरलैप्ड और मिक्स्ड है ना, रिजल्टिंग इनटू array of common energy levels, कॉमन एनर्जी बैंड्स, इसको ऐसे बोलो, कॉमन एनर्जी बैंड्स, ये है बेटा। तो देखिए क्या हुआ था कि ये जो मिक्सिंग होती है ना, ओवरलैपिंग होती है, तो ये बहुत सारे एटम्स होते हैं, कोई एक दो थोड़ी होते हैं। अरे साहब बहुत बड़ा नंबर होता है, तो दो तो मैंने आपको ऐसे बना के बता दिया दो थोड़ी होते हैं, तो बहुत सारे होते हैं। तो इनमें आपस में क्या होता है, ये जो लेवल्स होते हैं कंबाइंड होकर के और कुछ रिजल्टेंट एनर्जी बैंड्स बनाते हैं, है ना। सो दीज कॉमन एनर्जी बैंड्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 तरह के होते हैं जी, 3 तरह के होते हैं। सब सॉलिड्स में 3 तरह के एनर्जी बैंड्स होते हैं। नंबर 1 कंडक्शन एनर्जी बैंड, नंबर 2 फॉरबिडन एनर्जी बैंड, और नंबर 3 वैलेंस एनर्जी बैंड। अब आप बात को समझने की कोशिश करिए। देखो किसी भी एटम के जो आउटरमोस्ट लेवल वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटरमोस्ट ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो लीस्ट बाउंडेड होते हैं। अगर कोई फ्री होता है तो वहीं से फ्री होता है, आउटरमोस्ट लेयर से। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिए कि जैसे मान लो कोई एटम है, तो 1 2 3 4 बहुत सारे ऑर्बिट्स हो सकते हैं ना। चलो दोबारा बना देते हैं, राइट। एक एटम है, इसमें एक एनर्जी लेवल होगा, दूसरा ऑर्बिट होगा, है ना, तीसरा ऑर्बिट होगा, इस तरह से ये ऑर्बिट्स होंगे। और ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, आएंगे, फिर ये मिक्सिंग होगी, करेक्ट। अच्छा, अब क्या चक्कर है कि जो बेटा अंदर वाले जो लेयर के ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो तो सारे के सारे हाईली बॉन्डेड होते हैं। आउटर मोस्ट जो होता है ना, उसका कोई 1 या 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो फ्री होते हैं, वो लूजली बाउंड होते हैं। लूजली बाउंड तो वो भी होते हैं, फ्री तो एकदम कोई भी नहीं होता है, हाँ, लेकिन उनकी बाइंडिंग कम होती है। ये तो स्ट्रांगली बाउंड है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना बड़ा मुश्किल है। सबसे आउटर मोस्ट वाले से इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर उधर घूम सकता है, ज्यादा दूर नहीं जा सकता, वो पकड़ के रख लेता है वापस के आ जा, लेकिन थोड़ा बहुत इधर उधर मस्ती मार लेते हैं, है ना। तो अब हमने आपसे कहा कि 3 तरह के एनर्जी बैंड्स होते हैं। तो कोई भी सॉलिड जो होता है ना, उसमें 3 तरह के एनर्जी बैंड बन जाते हैं। तो होता क्या है कि जो आपका लिक्विड्स एंड गैसेज होते हैं, उसमें ये घटना नहीं होती, उसमें ये वाला इंसिडेंस नहीं होता है। गैसेज एंड लिक्विड्स में एटम्स जो है ना, वो ओवरलैपिंग के चांस कम होते हैं। सॉलिड्स में तो बहुत होता है, सारे लगभग सब सॉलिड्स में ओवरलैपिंग होती है। और ओवरलैपिंग के कारण रिजल्टेंट फिगर में अगर अपन बात करते हैं तो बैंड्स बन जाते हैं। तो बैंड्स में क्या होता है कि जैसे मान लो काफ़ी सारे एटम्स मिल गए,
काफी सारे एटम्स मिल गए। अब ये एक एरे बन गया, एक नेटवर्क बन गया एटम्स का। ये न्यूक्लियाई हैं सारे, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, है ना। अब ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई की एक लेयर बन गई मान लो। तो इस लेयर में जो पॉजिटिव पॉजिटिव के पास वाला लेयर होगा ना, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इसमें से कोई इलेक्ट्रॉन छूटता नहीं है। उसके बाद फॉरबिडन होता है, उसके बाद कंडक्शन होता है ना। तो हम जो है ना तीनों बैंड्स को मैं डिफाइन कर रहा हूं। नंबर 1 कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। दिस एनर्जी बैंड, दिस एनर्जी बैंड हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लिखो, है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, ध्यान दीजिए, दिस एनर्जी बैंड हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ऑर्बिट ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एटम्स। एटम में से नहीं, एटम्स में से, बहुत सारे एटम्स होते हैं, तो उसमें से फ्री इलेक्ट्रॉन निकल निकल करके एक ग्रुप बना लेते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड इज रेस्पॉन्सिबल, कंडक्शन बैंड इज रियली रेस्पॉन्सिबल, रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। कंडक्शन बैंड इज रियली रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। तो वो फ्लो ऑफ करंट होगा, फ्लो ऑफ करंट होगा। उसमें कंडक्शन बैंड जो है ना वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमेशा। हर मटेरियल में, जो भी कंडक्टिंग मटेरियल है, सब में कंडक्शन बैंड जोरदार होता है, बढ़िया वाला कंडक्शन बैंड होता है। तो इन कंडक्टर्स, ध्यान दीजिए, इन कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स दिस एनर्जी बैंड, this energy band is, this energy band is having high number density, high number density, high number density of this conduction, in conductors this energy band is having high number density of, high number density of electrons, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स के अंदर। जबकि अदर में ये कम होता है, मतलब इतने ज़्यादा नहीं होते नंबर डेंसिटी कंडक्शन बैंड में। तो वो हम धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। दिस कंडक्शन एनर्जी बैंड इज आउटर मोस्ट एनर्जी लेवल, दिस कंडक्शन एनर्जी बैंड, दिस कंडक्शन एनर्जी बैंड इज outermost, outermost and highest, outermost and highest energy band। हाईएस्ट इसकी एनर्जी भी हाई होती है, एनर्जी बैंड, राइट। चलिए नेक्स्ट, फॉरबिडन एनर्जी बैंड नंबर 2, नंबर 2 फॉरबिडन एनर्जी बैंड जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड, फॉरबिडन एनर्जी बैंड। ये फॉरबिडन में ई आएगा, ओ आएगा, देख लेना, है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ध्यान दीजिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप में क्या होता है, जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड, जस्ट बिलो द कंडक्शन एनर्जी बैंड, कंडक्शन एनर्जी बैंड, band there is a such energy gap, energy gap in which no electron is allowed, no electrons are allowed। एक्चुअली देखिए ये हर एटम के अंदर होता है, अगर आप ध्यान देंगे ना तो हर एटम में होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ये है,
अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है यहां पर मौजूद है, लेकिन इस वाले में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इस गैप के अंदर, इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, इस गैप में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। तो ऐसा वहां भी गैप बन जाता है। और हम केवल अपर गैप की बात करते हैं। लोअर वाले तो वैसे ही स्ट्रांगली बाउंड है, तो उनके बारे में क्या बात करनी, उनके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो है ना, वो एक ऐसा गैप बन जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन अलाउड नहीं है, होगा ही नहीं कोई इलेक्ट्रॉन उसके अंदर, दैट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो नो इलेक्ट्रॉन इज अलाउड, है ना। ईजी इज व्हाट, ईजी को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ईजी इज एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस फॉर दी फॉरबिडन एनर्जी गैप, एनर्जी बैंड, है ना, फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तो फॉरबिडन एनर्जी बैंड का एनर्जी गैप है बेटा ये। इतनी एनर्जी मिलेगी ना तो ऊपर चला जाएगा, अगर मिल गई तो। जैसे हाइड्रोजन में आपने 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी को दे दिया तो ऊपर आ जाता है, ऊपर क्या बाहर निकल जाता है 13.6 देने पर। तो अपन जो है ना थोड़ा सा बाहर निकालना चाहते हैं, 13.6 मत दो आप, मतलब आप एक देखो, अगर परमानेंट आप नमस्ते कराना चाहते हो हाइड्रोजन में से तो आपको प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ता है, उससे इलेक्ट्रॉन बाय बाय टाटा कर जाता है पूरा। अब आप टाटा बाय बाय नहीं कराना चाहते, नमस्ते नहीं कराना चाहते, मत कराओ, आप 13.6 से थोड़ा सा कम दे दो, 13.5 दे दो, 13.59 दे दो, कम दे दो थोड़ा सा, टाटा बाय बाय नहीं होगी और वहां रहेगा भी, और बाहर भी मस्ती में मरेगा, है ना थोड़ा सा मतलब वो होगा क्या कि थोड़ा सा दूर जाता है, फिर खींच लेता है पकड़ करके न्यूक्लियस, आधा जाओ मत, मतलब न्यूक्लियस की रेंज में रहता है वो, समझ रहे हो ना आप। तो ये एनर्जी डिफरेंस है फॉरबिडन एनर्जी बैंड, और ये एनर्जी मिलने के बाद वो नमस्ते कर जाएगा, मतलब फ्री उसमें चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा, है ना। इफ एनी इलेक्ट्रॉन, if any electron from the lower energy band, if any electron from the lower energy band, lower energy band आप समझ गए होंगे कौन सा होगा, बताओ, सोचो। लोअर एनर्जी बैंड, इसको मैं कहूंगा वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड रिसीव्स दिस एनर्जी, गेट्स दिस एनर्जी, है ना, gets this amount of energy, then it becomes, it goes, then electron goes to where, कंडक्शन बैंड, जंप कर जाता है, कंडक्शन बैंड में जंप कर जाता है, राइट। लोअर मोस्ट एंड क्लोज टू द पॉजिटिव न्यूक्लियाई, तीसरी बात, दैट इज कॉल्ड एज वैलेंस एनर्जी बैंड। वैलेंस एनर्जी बैंड क्लोज टू द एक मिनट, क्लोज टू द पॉजिटिव न्यूक्लियाई, क्लोज टू द पॉजिटिव न्यूक्लियाई, क्लोज टू द पॉजिटिव न्यूक्लियाई, है ना, एंड लोवेस्ट एनर्जी बैंड, है ना, इज वैलेंस एनर्जी बैंड। वैलेंस एनर्जी बैंड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एनर्जी बैंड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एनर्जी बैंड, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस एनर्जी बैंड are strongly bound, not free, strongly bound, है ना, bound, not free, so no help in current flow, so no contribution to the current flow, आपको अगर ये बातें समझ में आ रही हैं तो बड़ी सिंपल बातें हैं, कोई खास डिफिकल्ट बातें हैं नहीं, है ना। तो ये आपके तीनों एनर्जी बैंड है। देखो मैं इसको डायग्रामेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ।
होता क्या है, जैसे मान लो ये आपका एक लेयर है पॉजिटिव का, काफ़ी लेयर्स होते हैं, ऐसा नहीं कि एक लेयर होता है। एक्चुअल में हम समझने के लिए ऐसी बातें बोल दिया करते हैं। एक लेयर है, अब इस पॉजिटिव के सबसे क्लोज में जो लेयर होती है ना, इसे कहते हैं वैलेंस बैंड। क्या कहते हैं इसे? वैलेंस बैंड कहते हैं, वैलेंस बैंड, राइट। इसके जस्ट ऊपर जो होता है इसे कहते हैं फोरबिडन। इसे क्या कहते हैं? फोरबिडन। फोरबिडन बैंड, एनर्जी बैंड होता है ना। इसके ऊपर होता है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, वो मोस्ट लूजली बाउंड होते हैं और फ्री होते हैं। यही एनर्जी फ्लो में काम आते हैं, मतलब सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लो में, करंट फ्लो के अंदर इनका ही यूज है, राइट। अब हमारे पास 3 तरह के मटेरियल हैं, हम तीनों की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे पास 3 तरह के मटेरियल कौन कौन से हैं वो मैं बता देता हूं। चलिए देखिए, सबसे पहला है कंडक्टर, कंडक्टर्स, और दूसरे सेमीकंडक्टर्स। चलो इंसुलेटर्स ले लेते हैं, पहले इंसुलेटर्स की बात कर लेते हैं, फिर बाद में सेमीकंडक्टर्स की बात कर लेंगे। इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर, ठीक है बेटा। देखिए कंडक्टर्स में क्या होता है कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा होता है कि वैलेंस बैंड जो है ना, जैसे मैं आपको एक डायग्राम बनाऊं इस तरीके से बैंड का, तो सीन ऐसा होता है। कंडक्शन बैंड बहुत बड़ा होता है, इसमें काफी सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारे, तो इट इज कंडक्शन बैंड। साइज बड़ी बताने का मतलब क्या है? साइज बड़ी बताने का मतलब ये नहीं है कि साइज बड़ी है ना, ना कि बड़ा है ना, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल में डेंसिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, नंबर डेंसिटी ज्यादा है। तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि ये जो कंडक्शन बैंड है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। इसमें फोरबिडन एनर्जी गैप जो होता है ना, बहुत कम होता है, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम, बहुत कम। वेरी स्मॉल ईजी है ना, तो ईजी इज वेरी स्मॉल। अब ये देखो ईजी जो है ना, ये फोरबिडन एनर्जी गैप है, फोरबिडन एनर्जी गैप है। और ये बहुत कम होता है कंडक्टर्स के अंदर, एनर्जी गैप है, बहुत ही कम होता है, मतलब लगभग नहीं ही होता। तो क्या होता है, वैलेंस वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो भी उछल कूद करके ऊपर चले जाते हैं, क्योंकि जरा सा गैप है, जरा सा गैप है, थोड़ा सा कहीं से मिल गई एनर्जी तो चल दी, हल्की सी भी किसी ने दे दी कि ले जरा सा ले ले। कहते हैं ना कई बच्चे टॉफी के लालच में चले जाते हैं किसी के भी साथ, और कई बच्चे जाते ही नहीं है, उनको चाहे चॉकलेट दो बड़ी वाली तो भी नहीं जाते किसी के साथ। छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे 1-2 साल के बच्चे, तो उनको है ना, एक बच्चा था उसको केवल एक टॉफ़ी दे दी और उसको चल दिया साथ में, है ना। एक बच्चे को चॉकलेट दी बड़ी वाली तो भी नहीं गया। तो वो क्या होता है कि जिसको टॉफ़ी दी और चल दिया। अब ये फॉरबिडन एनर्जी गैप वाला क्या है कि वैलेंस बैंड में खूब सारे बच्चे हैं, वैलेंस बैंड में खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस बैंड फुल भरा रहता है, सबका ही वैलेंस बैंड तो फुल भरा रहता है, वैलेंस बैंड तो सबका ही फुल रहता है, सारे मटेरियल्स का, खाली रहता ही नहीं, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा, बहुत सारे होते हैं। तो इसमें नंबर तो ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो फॉरबिडन गैप है ना, ये एक्चुअल में गेम खेलता है, सारा गेम इसका है, इसका है ना। यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन लालची होता है, थोड़ा सा ऊपर उछलते ही एनर्जी मिल गई, चल दिया ऊपर। अब फिर जाकर के कहता है चल तुम भी करंट फ्लो करते हो, हम भी करंट फ्लो करते हैं, दोनों फ्रेंड बन जाते हैं कंडक्शन बैंड वाले। अच्छा, इंसुलेटर्स में क्या होता है, इंसुलेटर्स में कंडक्शन बैंड लगभग खाली होता है, मतलब इसकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, इसलिए ये बड़ा पतला सा होता है। देखो कंडक्शन बैंड को मैंने कैसा बनाया है, बेचारा कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, इसकी नंबर ऑफ डेंसिटी जो है ना इलेक्ट्रॉन की बहुत ही रेयर होती है, कोई इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन होता है। और फॉरबिडन एनर्जी गैप बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। और वैलेंस बैंड तो होता ही है हमेशा, भाई वैलेंस बैंड तो देखिए होगा ही होगा, इसलिए इसमें तो हमें कभी कोई बात करनी ही नहीं चाहिए। वैलेंस बैंड का तो नंबर अपना डेंसिटी होता ही है। अब होता क्या है, यहां कंडक्शन बैंड खाली, अप्रोक्सीमेट खाली होता है, यहां पर कंडक्शन बैंड जोरदार भरा हुआ है और उसके बावजूद फॉरबिडन गैप भी खाली लगभग गायब ही है।
यानी कि वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन भी उछल करके चला जाता है, कहता है चल ठीक है खूब करंट फ्लो करो। तो कंडक्टर्स की क्या है बेटा, अच्छे से करंट फ्लो करते हैं। उसका कारण है खुद का बैंड तो है ही, वो वैलेंस बैंड में से भी खींच लेता है, चल आ जा, 2-4 घूमी घूमी चलते हैं फिर आ जाएंगे वापस, है ना, आते जाते रहते हैं, वो भी करंट फ्लो करते हैं। यहाँ बड़ा मामला पंगा है इंसुलेटर्स में। इंसुलेटर्स में क्या कंडक्शन एनर्जी बैंड तो होता ही नहीं है, लगभग लगभग बहुत ही कम होते हैं। फोरबिडन वाला बड़ा है, हाँ ए बहुत बड़ा है भाई, कोई उछल के जा नहीं सकता। हाँ, यानी कुछ बच्चे, यहाँ वाले बच्चे हैं ना, उनको तो चॉकलेट दो तब भी ना जावे, कितनी एनर्जी दो, मतलब बड़ी मुश्किल से रेयर जाते हैं, इसलिए वहाँ पे करंट फ्लो हो ही नहीं पाता, करंट फ्लो नहीं हो पाता। अच्छा, इंसुलेटर्स वाले का जो ये सेमीकंडक्टर्स का जो मामला है ना, इसमें क्या है कि कंडक्शन वाला भी एवरेज सा रहता है, मतलब मॉडरेट रहता है, और फोरबिडन वाला भी मॉडरेट सा रहता है, यानी कि न तो कम न ज़्यादा, और वैलेंस वाला तो अपना होता ही है जो भी है। तो ये तीनों जो है ना लगभग लगभग, देखिए वैलेंस बैंड के अंदर नंबर डेंसिटी हमेशा ही बढ़िया रहती है क्योंकि वो वैलेंस बैंड होता है। यहाँ पे फोरबिडन एनर्जी गैप है ना, इट इज मॉडरेट, इट इज नॉट मॉडरेट, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि साहब जाने की जो है ना लपक ही रहे हैं, लार टपकी हुई है। यहाँ पे एन ई जो है ये भी एवरेज ही रहता है नंबर डेंसिटी, मतलब न कम होता है न ज़्यादा होता है। इधर से ये काफ़ी बड़ा है तो थोड़ा सा उछल करके मतलब जाना मुश्किल सा होता है, इतना आसान नहीं है। तो मीडियम साइज बात होती है, मिडिल में, है ना टाइप। अच्छा, अब क्या है इसका रिजल्ट क्या निकलता है? रिजल्ट ये निकलता है कि कंडक्टर्स का जो है ना रेजिस्टेंस बहुत लो होता है। तो देखिए कंडक्टर्स में और इनमें क्या है, इनका रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, इनका रेजिस्टेंस वेरी वेरी हाई होता है। देखिए इसको मैं कहता हूं लो रेजिस्टेंस, यहां 2 एरो बना रहा हूं, 2 एरो का मतलब है बहुत लो है। इनका रेजिस्टेंस बहुत बहुत हाई है, इनका रेजिस्टेंस हाई है, मतलब लो नहीं है, लो नहीं है। इसका तो वेरी हाई है, उसका लो है, रेजिस्टेंस वेरी लो। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत लो होती है, बहुत लो होती है। कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है, कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। इसकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, इंसुलेटर्स की, है ना, इसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है, हाई होती है। इसकी कंडक्टिविटी बहुत लो होती है, बहुत लो, वह चलता ही नहीं है, चलता ही नहीं है। इसकी कंडक्टिविटी भी लो होती है साहब, ज़्यादा जोरदार नहीं होता है। ये बेसिक डिफरेंस है इनके अंदर। अच्छा, एक चीज़ और डिफरेंस है वो मैं आपको बता दूँ। इसका जो रेजिस्टेंस का हमारा जो फॉर्मूला है वो यहाँ भी अप्लाई होगा पूरा का पूरा। क्या? आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, आपका टेम्परेचर था ना, वो यहाँ भी अप्लाई होगा, यहाँ भी अप्लाई होगा। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, यहाँ भी अप्लाई होगा। आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा टी, यहाँ भी अप्लाई होगा। यानी तीनों के फॉर्मूले अप्लाई होंगे, लेकिन यहां पर अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव होती है। कंडक्टर्स के लिए हमेशा अल्फा पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होने से क्या होता है कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, और बड़ा हो जाता है। पहले रेजिस्टेंस क्या था, कम था, बढ़ जाता है। इसका मतलब कंडक्टर्स अगर ठंडे रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, राइट। ठंडे कंडक्टर्स होंगे तो ज़्यादा अच्छा करंट फ्लो होगा। और अगर आपने वो वाले ले लिए, हाई टेम्परेचर वाले कंडक्टर्स ले लिए, तो करंट कम फ्लो होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर हाई टेम्परेचर होने पर कंडक्टर्स में करंट कम फ्लो क्यों होता है, रेजिस्टेंस क्यों बढ़ जाता है? एक्चुअली में देखो मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लो ट्रैफिक जाम हो गया रोड पर, तो गाड़ी चलाना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। टेम्परेचर हाई देने पर जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है ना वो बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बढ़ जाती है तो जो कंडक्शन बैंड है ना, उसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो वो आपस में कोलाइड करने लग जाते हैं। तो करंट फ्लो तो तब होना जब एक डायरेक्शन में सारे मिलके चलें। करंट फ्लो का मतलब है, देखिए अब इलेक्ट्रॉन है ना ऐसे ऐसे कर रहा है, इधर 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 इधर, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, आपस में टकराए जा रहे हैं, आपस में झगड़े जा रहे हैं, आपस में झगड़े जा रहे हैं। तो उससे तो करंट नहीं बहने वाला। करंट तो तब बहे जब रेगुलर एकदम एक डायरेक्शन में चले, तब बहेगा करंट।
तो यहां पर आपका अल्फा पॉजिटिव होता है, यहां अल्फा नेगेटिव होता है। नेगेटिव होने का क्या फायदा होता है कि अगर आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है। हाँ, तो इंसुलेटर्स को अगर गर्म किया जाए तो हल्का हल्का करंट बहना लग जाता है इंसुलेटर्स को, है ना। चलिए यहां पर भी ऐसा ही है, अल्फा नेगेटिव है, अल्फा नेगेटिव। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी, है ना, और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहां पर आपकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी और कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहां क्या होगा, आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी और कंडक्टिविटी घट जाएगी। ये थोड़ा सा उल्टा है मामला, करेक्ट। ये आपका डिफरेंस आ गया तीनों तरह के मटेरियल्स में। अब हम बात करेंगे सेमीकंडक्टर्स, क्योंकि हमारा जो फंडामेंटल चैप्टर है ना, ये सेमीकंडक्टर्स पर बेस्ड है और हम इस चैप्टर में पूरे सेमीकंडक्टर्स को ही अच्छी तरह से डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए, मुझे लगता है यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब मैं जो है इंसुलेटर्स और कंडक्टर्स को भूल जाता हूं, आप भी भूल जाओ। इंसुलेटर्स कंडक्टर्स का हमें कुछ करना धरना नहीं है ना। आप एक बार जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक पढ़ देना, एक बार पुराना जो मैंने आपको पढ़ाया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई होगी मैंने आपको, वो पढ़ लेना आप एक बार, ठीक है। चलिए सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं हम। देखिए सेमीकंडक्टर्स जो है ना जनरली टेट्रावैलेंट होते हैं, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट में जैसे कार्बन है, सिलिकॉन है ना, एक मिनट जरा, कार्बन है, सिलिकॉन है और जर्मेनियम है, ये आपका टेट्रावैलेंट मटेरियल है ना। अच्छा, अब टेट्रावैलेंट में ये कार्बन है ना, इसकी रिएक्टिविटी बहुत हाई है, रिएक्टिविटी बहुत हाई है, तो इसलिए हम इसका यूज नहीं करते, इज वेरी हाई, इसलिए कार्बन जो है ना यूज नहीं किया जाता। सो रिएक्टिविटी इज वेरी हाई, सो कार्बन इज नॉट यूज्ड, सी इज नॉट यूज्ड, सी इज नॉट यूज्ड एज सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज तो होती हैं सेमीकंडक्टर्स की, ध्यान दीजिए आप, ऐसा नहीं है कि कार्बन में सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, टेट्रावैलेंट जितने भी हैं सब में सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है, कार्बन में भी है। लेकिन हम कार्बन का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो फटाफट खराब हो जाता है, जल्दी से कुछ इधर उधर से कर करा के भैया कार्बन पे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बनी हुई है, सोचो है कितना खतरनाक एलिमेंट है भैया ये कार्बन ने, तो क्या पूरी दुनिया बना रखी है कार्बन के, तो आप सोचो कितना जोरदार हाल है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें बनी हुई है। सिलिकॉन पर बनी हुई नहीं है, जर्मेनियम पर बनी हुई नहीं है, अब सिलिकॉन जर्मेनियम के बाद का भी होते हैं, वो सब भी होते हैं। अब कहेंगे सर आप हायर वालों को यहाँ पे नहीं लिख रहे, केवल आपने सिलिकॉन लिखा और जर्मेनियम लिखा, तो क्यों आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम से कोई लगाव है क्या? आप इसके आगे वाले जो है उनको लिखना भी नहीं चाहते जरा सा भी? हाँ, बिल्कुल नहीं लिखना चाहता, बिल्कुल नहीं लिखना चाहता, क्योंकि यूजलेस होते हैं। अब आप कहोगे हैं यूजलेस कैसे? एक्चुअल में उनका फॉरबिडन एनर्जी गैप इतना कम हो जाता है कि वो एक्चुअल में बेकार से ही होते हैं, कोई काम के नहीं होते। आपको मैं सेमीकंडक्टर्स का यूज बताऊंगा, जब आपको यूज आएगा ना सेमीकंडक्टर का समझ में, तब लगेगा कि अरे हाँ ये तो बहुत जोरदार चीज़ है। वो जो एनर्जी गैप है ना, फॉरबिडन एनर्जी गैप, अरे वो बहुत जोरदार चीज़ है, उससे बहुत मजा आता है। फॉरबिडन एनर्जी गैप से क्या होता है कि हम मतलब जरा सा दे करके और बढ़ा सकते हैं, उसको घटा सकते हैं। तो ये जो है ना एक अभी इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अभी जैसे जैसे हमारा चैप्टर आगे बढ़ेगा ना आपको उसका यूज समझ में आएगा। फॉरबिडन एनर्जी गैप बहुत बड़ी चीज़ है। तो यहाँ पर हम कार्बन का यूज नहीं करते। सिलिकॉन जर्मेनियम में 4 हैं, तो सिलिकॉन का जैसे अगर हम बात करें और जर्मेनियम की हम बात करें, तो सिलिकॉन का आपका क्या है 2, 8 और 4 है ना, 2, 8 और 4। इसमें क्या होगा जर्मेनियम में 2, 8, 18 और 4, आई थिंक ऐसा ही होगा। इसको कहते हैं 14 नंबर, इसको कहते हैं 32 नंबर, ठीक है। इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन का फॉरबिडन एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 1.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना।
इसका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है वो अप्रोक्सीमेटली 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। एक मिनट जरा मेरे को ये डेटा होता है ना, इस डेटा को चेक कर लेंगे हम कि दिस में बी, क्योंकि मेमोरी में से लिखा जा रहा है ना बेटा। आप ध्यान दीजिए, एक बात समझिए आप, जैसे ये चीज़ मैं मेमोरी में से लिख रहा हूँ, है ना, 99% सही होती है मेमोरी, लेकिन कभी कभी गड़बड़ भी हो जाती है। इसलिए हमें मेमोरी वाली जो चीज़ें हैं ना उनको चेक कर लेना चाहिए। लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, डिस्कशन है, थ्रू द प्रूफ आ रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। तो एक बार हम इनके फॉरबिडन एनर्जी गैप मैं चेक कर लूँगा आपको, है ना। अगर कोई डिफरेंस होगा तो मैं आपको जूम सेशन में बता दूंगा। वैसे ये ठीक लग रहा है मुझे। सिलिकॉन में फॉरबिडन एनर्जी गैप ज़्यादा होता है और जर्मेनियम में कम होता है, और उसके ऊपर वाला में और भी कम होता है ना। तो ये आपका हाल है इसका। अब हम बात करते हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम के क्रिस्टल कैसे होते हैं, है ना। तो चलो जी, सॉरी, क्रिस्टल, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, है ना। सिलिकॉन क्रिस्टल की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम, कोई सा भी क्रिस्टल की बात करो जी, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं हम कि हाउ वाज द क्रिस्टल, है ना, कैसा होता है। एक्चुअल में होता कैसा था, हम बना कैसा देते हैं वो बात करेंगे हम, कि कैसा होता है पहले और फिर हम कैसा बना डालेंगे, उसका क्या हाल कर डालेंगे क्रिस्टल का। देखिए, अगर आप एकदम 0 केल्विन की बात करते हैं ना, तो मैं 0 केल्विन पर क्रिस्टल बना रहा हूं। 0 केल्विन टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर, इस पर मैं क्रिस्टल बनाऊंगा और फिर मैं रूम टेम्परेचर वाला क्रिस्टल बनाऊंगा। दो अलग अलग बनाऊंगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। तो मैं यहां पर एक क्रिस्टल बना रहा हूं सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर। देखना मेरी स्टाइल, देखना आप। क्रिस्टल बना रहा हूं, क्रिस्टल बना रहा हूं, क्रिस्टल बना रहा हूं। थोड़ी बेटा कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा भाई। टाइम मतलब अपन ऐसे थोड़ी ना, समझ जाओगे आप लोग, सब इंटेलिजेंट लोग हो, कितने सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं, ऑल आर इंटेलिजेंट, है ना। तो बस मैं ऐसे क्रिस्टल बना दे रहा हूँ, है ना। थोड़ा सा और ले लें क्या? हाँ, 0 केल्विन टेम्परेचर है साहब ये, 0 केल्विन टेम्परेचर। होता नहीं है कभी ज़िंदगी में, ध्यान रखना, रेयर होता है, रेयर होता है। अब ये 0 केल्विन पर पता है क्या हाल होता है? हर सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट लेयर पे, तो वो दूसरे सिलिकॉन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन से कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं, है ना। तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 1 सिलिकॉन एटम गो अंडर द कोवेलेंट बॉन्डिंग विद द 4 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर सिलिकॉन एटम। तो सबके सब आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग करते हैं। जैसे इसको बात करूं मैं, अच्छा ये मैंने अलग अलग थोड़ा इसको ऊपर नीचे बना दिया क्या? कोई बात नहीं, इसको थोड़ा यहां बना दो। ये लो जी, ये लो। देखिए, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, यहां से कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसका एक इलेक्ट्रॉन ये है। आप थोड़ा इलेक्ट्रॉन रखने की पोजीशन देखिए, ये बड़ी सावधानी की बात है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन को इधर रखा है, एक इलेक्ट्रॉन को इधर रखा है, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस वाले का है, वो इलेक्ट्रॉन उस वाले का है। आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो गई। इसी तरीके से इन दोनों में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, है ना। अब इसका इलेक्ट्रॉन यहां होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां होगा, राइट, ओके। फिर इनके अंदर आपस में बढ़ती जाएगी वो कोवेलेंट बॉन्डिंग, आगे उसमें जुड़ती जाएगी, है ना। हाँ जी, फिर यहां से कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी। अब देखिए, इसका इलेक्ट्रॉन यहां नहीं होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां होगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां होगा। दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पास पास नहीं होंगे, कभी भी रिपल्सन होता रहता है। यहां पे देखिए कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक मिनट सॉरी, कोवेलेंट बॉन्डिंग मैं बना रहा हूं, मैं इलेक्ट्रॉन को यहां बनाऊंगा और यहां बनाऊंगा। आप समझ गए? इसी तरीके से ये आगे भी बनते चले जाएंगे। ये बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है जी, बहुत बड़ा क्रिस्टल होता है, आप समझ रहे होंगे। एवरी एटम इज मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स, एवरी एटम इज मेकिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स। एक भी एटम ऐसा नहीं होता जिसमें 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स न बने। 0 केल्विन की बात कर रहा हूं मैं। फिर हम रूम टेम्परेचर पर क्रिस्टल बनाएंगे। रूम टेम्परेचर पर क्या हाल होगा वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले तो मैं एब्सोल्यूट 0 की बात कर लेता हूं, है ना। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर मेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड्स, नॉट ए सिंगल इलेक्ट्रॉन इज फाउंड फ्री। सब के सब कोवेलेंट बॉन्ड में बन गए, एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है जी। हर एटम के 4-4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए।
समझ रहे हो? सबके 4-4 कोवलेंट बॉन्ड बन गए, यानी सब बिजी, सब अपना अपना मतलब कि पेयर बन गया कंप्लीट। अब ये एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। तो ये मैं लिख नहीं रहा, आप चाहो तो इलेक्ट्रॉन्स लिख लो, वैसे अच्छी बात नहीं है, क्यों हम कितना कितना लिखेंगे भैया, हैं? इधर एक इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लिख देता हूँ जिससे आपको ये समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हाँ, बहुत सवाल आते हैं, अरे भाई ये कई बार तो वो डायग्राम दे करके पूछ लेते हैं कि बताओ कौन सा डायग्राम मतलब कि करेक्ट है। तो वो आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन की जो है ना पोजिशनिंग थोड़ी सी ठीक से रखनी है आपको। समझ गए? मेरे को लगता है आपको समझ में आ रही होगी, है ना? ठीक है। अब देखिए, एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, at absolute zero temperature all electrons are at absolute zero temperature all electrons are used to make all possible covalent bonding, all possible covalent bonding, covalent bonding। एक बार जरा कोवलेंट बॉन्डिंग की स्पेलिंग चेक कर लेना, कोवलेंट, है ना? कोवलेंट में शायद यहाँ ये आता है, ये आता है, क्या देख लेना क्या चीज़ है। तो ऑल पॉसिबल कोवलेंट बॉन्ड, है ना? एक्चुअली ये पता है क्या, ये प्रॉब्लम है एक्चुअल में कि क्या चीज़ है। एक मिनट जरा, कोवलेंट बॉन्ड, हाँ कोवलेंट में ई आएगा ना उधर, है ना? कोवलेंट में ई आएगा वहां पे। तो एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू मेक ऑल पॉसिबल कोवलेंट बॉन्ड्स, सबके सब कोवलेंट बॉन्ड्स में पैक हो जाते हैं। हेंस नो इलेक्ट्रॉन बी फ्री, नो इलेक्ट्रॉन्स बी फ्री एट जीरो केल्विन, जीरो केल्विन ऑल आर पैक्ड, है ना? कोई भी फ्री नहीं है। हेंस दस all the semiconductors, thus the semiconductors, आप इसको लिखिए, thus the semiconductors behave like insulators, at जीरो केल्विन। हाँ जी, जीरो केल्विन पर इंसुलेटर्स होते हैं, 100% इंसुलेटर्स। तो रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, है ना? तो एट जीरो केल्विन सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स आर इंसुलेटर्स। तो जीरो केल्विन पर सारे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर, सिलिकॉन इंसुलेटर होता है, जर्मेनियम भी इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, करंट बहता ही नहीं है जी, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, करंट कैसे बहेगा? अच्छा, अब हम बात करेंगे रूम टेम्परेचर की, है ना? तो देखिए, एट रूम टेम्परेचर कितना होता है आपका? अप्रोक्सीमेटली 300 केल्विन रूम टेम्परेचर। तो देखिए, एट रूम टेम्परेचर many electrons, many covalent bonds, इसको ऐसे लिखो आप, है ना? हाँ, at room temperature many covalent bonds, at room temperature many covalent bonds, है ना? many covalent bonds get break,
ये ब्रेक डाउन है ना, मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू थर्मल एनर्जी लिखो, ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, वर्ड थोड़ा सा थर्मल एनर्जी चूज करिए आप, क्योंकि इसी के कारण होता है सच में। टेम्परेचर बढ़ गया, थर्मल एनर्जी बढ़ गई, थर्मल एनर्जी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा मस्ती मारने लग जाते हैं इधर उधर। तो एट रूम टेम्परेचर मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक ड्यू टू थर्मल एनर्जी। दीज द इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे लिखो आप, द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम the electrons from the broken covalent bond, broken covalent bonds, the electrons from the broken covalent bonds become free to flow current, and the empty places of the free electrons become like positive particle, है ना। these empty place of electrons are called holes. Holes are behaving like positive particles. Holes behave like positive particles. आप ऐसे लिखिए, holes behave like positive particles. And effectively heavier than electrons. है ना, हेवियर की स्पेलिंग चेक कर लेना, यू है, हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो ये हेवियर देन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, थोड़ा सा भारी लगता है, होता कुछ नहीं है, खाली स्पेस है। देखो अब आप एक मजे की बात, कुछ नहीं है जी, खाली जगह है। जो इलेक्ट्रॉन की चेयर थी ना वो खाली है, जैसे प्राइम मिनिस्टर की चेयर खाली हो जाए अगर तो क्या होगा, सब चाहते हैं उस चेयर पर बैठना, बहुत सारे लाइन लगा के पर खड़े हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन की जब चेयर खाली होती है, एक प्लेस खाली होता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन सोचता है अपन चले जाए, है ना। तो वो एक तरीके से अट्रैक्ट करता है पॉजिटिव प्लेस की तरह कि हाँ भाई आ जाओ। तो ये बिहेव करते हैं पॉजिटिव, लेकिन उनका जो मास होता है इफेक्टिवली हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स। देखिए मैं आपको डायग्राम बनाता हूँ रूम टेम्परेचर पर, क्या सीन होता है रूम टेम्परेचर पर। तो एट रूम टेम्परेचर, इसको समझना बहुत जरूरी है कि क्रिस्टल जो था ना आपका, पहले तो मैं वैसे ही क्रिस्टल बना देता हूँ, थोड़ा आपके बारे में मैं जानबूझ के छोटा बना रहा हूँ, क्योंकि समझ में तो अब आपको आ ही गया पिछला वाला, है ना। तो अब अपन ज़्यादा ना समझें, है ना, थोड़ा कम ही समझ लो आप, बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो देखो इफेक्टिवली क्या था आपके कि कोवलेंट बॉन्ड बने हुए थे ना। अब आपके क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल के मस्ती मारना चालू कर देते हैं, कोई इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और कहते हैं चलो घूमी करके आते हैं, घूमी मस्ती मारने चले जाते हैं। टेम्परेचर हाई है साहब, इसको कहते हैं थर्मल एनर्जी के कारण ब्रेकडाउन, थर्मल एनर्जी के कारण ब्रेकडाउन कहते हैं इसको, है ना। ऐसा मैं अभी इसको क्या है, अब तोड़ेंगे थोड़ा, किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के मस्ती मारने लग जाता है। जैसे अब ये वाला मान लो इलेक्ट्रॉन एक टूट गया, तो मान लो ये टूट गया, ये लो जी इलेक्ट्रॉन टूट, ये बॉन्ड खत्म। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा है मैं तो यहाँ खड़ा हूँ,
मैं तो यहां घूम रहा हूं, है ना। फिर मान लो जैसे ये टूट गया, अब ये वाला कहता है कि मैं भी घूमूं, क्रिस्टल में घूमने लग जाती है इधर उधर, टेम्परेचर बढ़ गया, टूट गए। अब ये पता है क्या है, ये खाली प्लेस है, खाली जगह है। तो ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह है, कहां गया, खाली जगह है। तो यहां वाला इलेक्ट्रॉन सोचता है चल मैं वहीं चला जाऊं, यानी यहां पर एक तरीके से इफेक्टिवली पॉजिटिव आ गया, इफेक्टिव पॉजिटिव है। इसे कहते हैं होल, इसे कहते हैं होल, इसे कहते हैं होल, इसे कहते हैं होल। अच्छा अब देखो, अगर मान लो ऐसा होता है तो समझने की कोशिश करना जरा सा। ये होल है साहब। अब अगर मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, जो अभी यहां पर है, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये कहता है चलो मैं उस होल पर चला जाता हूं, वहां चले जाता हूं, जगह खाली पड़ी है तो मैं उस बेंच पे चल के बैठता हूं। अब साहब वो यहां वाली बेंच से उठ करके यहां आ गया। अब यहां आ गया तो यहां पे बॉन्ड बन गया, यहां पे बॉन्ड बन गया। अब ये यहां पर प्लस आ गया, समझ रहे हो ना भाई, एक बना तो दूसरा टूटा। अच्छा अब यहां वाला इलेक्ट्रॉन कहता है मैं ये जाता हूं वहां पे, क्योंकि वो खाली होगी ना जगह, तो अब वो खाली जगह पे यहां वाला इलेक्ट्रॉन कहता है मैं चला जाता हूं। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गया, फिर यहां पे बॉन्ड बन जाएगा। जहां जहां इलेक्ट्रॉन आता रहेगा वहां वहां पे बॉन्ड बनता रहेगा, और जहां जहां से जाता रहेगा वहां वहां पे पॉजिटिव बनता रहेगा। इसका मतलब ये पॉजिटिव का भी इफेक्टिवली मूवमेंट होता है। जैसे मान लो एक लाइन में 10 चेयर लगी हुई हैं, 10 चेयर लगी हुई हैं और बैठने वाले 7 लोग हैं, तो 3 चेयर खाली पड़ी हैं। 10 चेयर लगी हैं, बैठने वाले 7 लोग हैं, तो 3 चेयर खाली पड़ी हैं। 3 चेयर खाली पड़ी हैं, तो अब अगर मान लो उनमें अदर चेयर के साथ में अट्रैक्शन फील हो रहा है उनको, तो अट्रैक्शन फील हो रहा है तो क्या करेंगे, चलो चलो, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा, दैट विल बी इनडिसिप्लिन। तो दैट इज इनडिसिप्लिन। ये इनडिसिप्लिन हमारे लिए बड़ा काम की चीज है। ओके और 0 केल्विन पर तो क्या था, सब पैक्ड था। अब सारी की सारी चेयर भरी हुई हैं, तो मस्ती कैसे मारोगे बताओ। अगर मान लो क्लास में जैसे सपोज 40 लोगों के बैठने की सीट है और 40 के 40 बच्चे प्रेजेंट हैं और 40 बैठने की सीट है, तो फिर कोई भी बच्चा इधर उधर मूव नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर 40 बैठने की सीट है और मान लो 35 बच्चे गए, अब 5 सीट खाली हैं, 5 सीट खाली है, तो बच्चों में लगेगा चलो मैं वहां जाके बैठ जाता हूँ, उसको लगेगा चलो मैं यहां जाके बैठ जाता हूँ। अब क्या उल्टा पुल्टा होने लग जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज इनडिसिप्लिन। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन, इसकी मोबिलिटी हाई होती है, मोबिलिटी हाई होती है, अच्छे से मूव कर पाता है। होल की जो मोबिलिटी होती है ना, होल्स हैव lesser mobility, so they seems to be heavier। होते नहीं है जी, होते नहीं है हेवियर, ऐसा नहीं, उनमें मास वास तो 0 होता है भाई, होता ही नहीं है ना सच में, तो कुछ केवल खाली जगह है, अब वो खाली कुर्सियों में ही जो है ना ऐसा लग रहा है, लेकिन उनकी टेंडेंसी हाई होती है। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन तो जल्दी से चला जाता है, लेकिन होल थोड़ा सा टाइम लेता है, तो होल की जो है ना मोबिलिटी कम होती है, इसलिए हम कहते हैं इफेक्टिवली होल्स आर हैवियर, मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैंने आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ाई थी, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। बेटा देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको बताया था म्यू इंटू ई को कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई को क्या कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, म्यू को क्या कहा था, मोबिलिटी, म्यू को क्या कहा था, मोबिलिटी। करेक्ट। अच्छा अब आपको मैं बताता हूं कि मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल, यह हमेशा होता है। इसका मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, यानी कि चलेंगे तो दोनों ही, है ना। तो मैं ये कहूंगा
कि एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दीजिए मैं थोड़ा सा इसको स्टेटमेंट को चेंज कर रहा हूं और स्टेटमेंट थोड़ा सा मैं क्रिटिकली बना रहा हूं। एट रूम टेम्परेचर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द प्रोड्यूस्ड होल्स, ध्यान देना एट रूम टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, एट रूम टेम्परेचर दी लगाओ पहले, है ना, एट रूम टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस द प्रोड्यूस्ड होल्स both contribute to flow current, दोनों का करंट फ्लो में हाल मतलब कंट्रीब्यूशन होता है, फ्लो करंट इलेक्ट्रॉन के कारण भी बहता है, होल के कारण भी बहता है। देखिए अगर मान लो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है, मान लो ये क्रिस्टल है आपका सपोज, है ना, अब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ऐसे है, तो इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आपके इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है तो बताइए इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर होगा? इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट आपका अपोजिट होगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स इधर जाएंगे। होल्स का मूवमेंट किधर होगा? होल पॉजिटिव होल्स इधर जाएंगे, पॉजिटिव होल्स इधर जाएंगे। करंट जो बहेगा वो क्या बहेगा? करंट दोनों के कारण टोटल आएगा, करंट आएगा IE प्लस IH, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज हैं और उल्टे जा रहे हैं, होल पॉजिटिव चार्ज हैं और इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो दोनों करंट ऐड होंगे, है ना। यस, दोनों करंट सेम डायरेक्शन में हो गए। इलेक्ट्रॉन के कारण भी करंट उधर ही होगा, होल के कारण करंट उधर ही है, यानी करंट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होता है। करंट ऑलवेज फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। तो ये IE प्लस IH होगा। आपको मैंने अगर ध्यान होगा ना वहां पर, तो मैंने आपको बताया होगा उसमें किसमें जो चैप्टर था ना अपना, उसमें एक बात बताई थी, करंट I इक्वल टू NEA और क्या था, NEA चार्ज था और VT था, है ना, ये बताया था आपको। ठीक, आज हम यही काम में लेंगे, ले लें। तो देखिए I बराबर मैं कहूंगा IE प्लस IH, दोनों के ऐड होंगे साहब। तो मैं I को लिख रहा हूं, आप जरा देखना मेरे लिखने का तरीका, मैं लिखूंगा NE प्लस NH, क्योंकि NH की डेंसिटी और NE की डेंसिटी दोनों को ऐड करेंगे, नंबर डेंसिटी। A आपका क्रॉस सेक्शन है, चार्ज दोनों का सेम होता है, इलेक्ट्रॉन का और होल का अमाउंट ऑफ चार्ज सेम होता है, बस एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता है, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब हमारे सामने यहाँ, अरे ओहो VD तो अलग अलग होगा ना, हाँ मैं कॉमन कैसे ले सकता हूँ साहब? बाबा रे, एक का घोटाला है। देखो ऐसे कभी नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। अब की बात सही लिख रहा हूँ, NE। आप ये जो है ना, इन सब चीज़ों को नोट किया करो कि क्या गड़बड़ हुई थी, अब क्या सही हो रहा है ना। तो वीडियो जो है ना बैक करके देखो कि सर ने क्या घोटाला किया था, अब देखो सर ने कैसे करेक्शन कर दिया फट से। आप लोग देखा करो ये सब बातें। हाँ, NE AE VD इज व्हाट? ठीक, अब की बात सही है। इसकी मोबिलिटी अलग है, है ना। हाँ, तो NE नहीं, अब NH आएगा भैया, अब NH आएगा, NH AE म्यू H इंटू कैपिटल E, ये मोबिलिटी है ना। ओके, पहले पता है मैंने क्या घोटाला किया था? मैंने इसको है ना सेम मान लिया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, तो वो आप कभी मत करना, है ना। चलो अब मैं इसका देखना लिख रहा हूं मैं, है ना, आप लोग ध्यान रखना, मैं गड़बड़ फिर भी कर सकता हूं। NE म्यू E प्लस NH म्यू H, है ना। NE म्यू E NH म्यू H और AE कैपिटल E को पता है मैं क्या लिख सकता हूं? कैपिटल E को मैं लिख सकता हूं कैपिटल V अपॉन L,
पोटेंशियल अप्लाइड अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द पीस जिसमें से करंट बह रहा है। भाई करंट बहेगा तो क्रिस्टल पीस में से बहेगा। जैसे मान लो ये आपका एक सेमीकंडक्टर का टुकड़ा है, ये सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर का एक पीस है ना बेटा, ये सेमीकंडक्टर का पीस है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इसकी लेंथ कैपिटल एल है, कैपिटल एल है। ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस है यहां से लेके यहां तक, है ना। ये आपका आई आ गया। अब जब आपके पास आई आ गया तो जरा देखना, मैं कैपिटल आर लिख रहा हूं, कैपिटल आर, आई अपॉन वी की बात करेंगे हम, तो हम क्या करेंगे कि जो रेजिस्टेंस है ना वो उसको क्या लिखेंगे, वी अपॉन आई लिखेंगे रेजिस्टेंस को। तो ये कैपिटल एल आएगा, ए आएगा, ई आएगा और एन ई आएगा और म्यू ई आएगा और एन एच आएगा और म्यू एच आएगा, ऐसा आएगा। ये बेटा आर आया, और आर आया तो क्या हुआ, ये रो कैपिटल एल अपॉन ए आया। तो रो कितना आएगा, रो आएगा 1 अपॉन ई एन ई म्यू ई और एन एच म्यू एच, ये आपका रो आएगा। समझ गए ना। इसको हम उल्टा भी कर सकते हैं, सिग्मा कह सकते हैं। सिग्मा इज 1 अपॉन रो, कंडक्टिविटी का उल्टा है ना। तो देखो ई एन ई म्यू ई एन एच म्यू एच, ठीक, राइट। ये आपके है एक ही, कुछ भी अलग अलग नहीं है, कुछ भी अलग अलग नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे ना, वी ड्रिफ्ट को मैंने म्यू इंटू ई आपको पहले भी पढ़ाया था, तो आज मैंने कोई नई कहानी नहीं बता दी है, कहानी पुरानी वाली है, कहानी पुरानी वाली है, बस उसको अलग अलग तरीके से लिख दिया है जी। आप देखो तो आपको मज़ा आएगा, आप कहेंगे हाँ सर कोई खास दमदार बात नहीं है ना, सब कुछ वही है। चलिए यहाँ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि सेमीकंडक्टर्स को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, दो सेमीकंडक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सेमीकंडक्टर, दो तरह के सेमीकंडक्टर हैं, एक को कहते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, एक को कहते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर जो एकदम प्योर होते हैं, है ना, प्योर सेमीकंडक्टर, इन्हें कहते हैं इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंजिक, इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर नाम है बेटा इनका। दूसरे होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर। इम्प्योर सेमीकंडक्टर, इनको कहते हैं एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर, राइट। आपको मैं अगले क्लास में पढ़ाऊंगा, अगले क्लास में पढ़ाएंगे, समझाएंगे अच्छी तरह से कि ये ही हमारे काम के होते हैं। इम्प्योर सेमीकंडक्टर हमारे काम का होता है, मतलब का होता है। एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स आर वेरी यूजफुल इन आवर लाइफ। इंट्रिंजिक सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ नो यूज, कोई काम के नहीं होते प्योर सेमीकंडक्टर्स। प्योर सेमीकंडक्टर्स की कॉस्ट मैं बता दूं आपको, बहुत सस्ते होते हैं, यूं ही मिल जाते हैं पड़े पड़े, कोई खास बात नहीं है ना। हाँ मतलब ज़्यादा महंगे नहीं होते, लोहे के भाव में मिल जाते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर्स आर नो कॉस्ट। ये वाले तो बड़े कॉस्टली होते हैं साहब। इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स आर जोरदार कॉस्टली, हजारों गुना ज़्यादा कॉस्ट होती है। यानी इम्प्योर वाले की ज़्यादा कॉस्ट है, हाँ, एक्सट्रिंजिक वाले ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, क्योंकि काम वही करते हैं जो हम चाहते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो काम इसी से होता है, राइट। चलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं कि प्योर सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं ना, इनकी एक खास बात होती है एट रूम टेम्प। देखिए एट 0 केल्विन की बात करें, अगर हम एट 0 केल्विन की बात करें तो क्या है, इंसुलेटर्स हैं। इम्प्योर की बातें हम कल करेंगे, आज नहीं कर रहे, है ना। आज हम इसको जरा प्योर वाले को खत्म कर देते हैं। 0 केल्विन पर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर में देखिए क्या होता है। रूम टेम्परेचर में ये होता है कि 300 केल्विन तो हो गया आपका। अब आपके जो Ne है ना वो भी पैदा होते हैं, NH भी पैदा होते हैं, तो Ne बराबर NH, ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, अलग अलग नहीं होते,
लगभग लगभग बराबर बराबर से होते हैं, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने होल भी होंगे। वो तो प्लेस तो वही होनी है ना भाई, सीट पर से उठेंगे घूमेंगे तो वही घूमेंगे ना जो उठेंगे, जो उठेंगे नहीं वो घूमेंगे कैसे। देखिए 0 केल्विन पर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे, अपनी अपनी चेयर्स पर बैठे हुए थे। 0 केल्विन पर सारे इलेक्ट्रॉन्स सब डिसिप्लिन्ड बैठे हुए थे, सब डिसिप्लिन्ड बैठे हुए थे, डिसिप्लिन्ड अपनी अपनी चेयर के ऊपर, करेक्ट। ओके, हमने टेम्परेचर बढ़ाया, रूम टेम्परेचर पर आ गए 300 केल्विन पर साहब। अब क्या हुआ, उनमें इनडिसिप्लिन पैदा हुआ, इनडिसिप्लिन पैदा हुआ। चलो 10-20 निकल करके घूमने लग गए। अब 10-20 निकल के घूमने लग गए इधर उधर, तो इसका मतलब कुर्सियां खाली हो गई ना 10-20। अब कोई इधर आ जाए, कोई इधर आ जाए, कोई इधर आ जाए, इनडिसिप्लिन चालू हो गया। वो जो है ना, वो Ne और NH लगभग लगभग बराबर होते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन उठे हैं उतने ही होल पैदा हो जाएंगे, राइट। अब अगर इसके बारे में हम नंबर डेंसिटी की बात करते हैं तो ये इस तरह का होता है बेटा, Ne इज नियरली इक्वल टू NH। दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर प्योर सेमीकंडक्टर, नॉट फॉर इम्प्योर। इम्प्योर के लिए फॉर्मूला नहीं है ना। इसको हम कहते हैं AST², नहीं AST² बोल दें, AST, पता नहीं AST² होता है, AST⁻³ होता है शायद। चलो एक बात देख लेंगे हम बाद में, है ना। ये e⁻⁻ अपॉन, देखो इसमें है ना, यहां पर एक बात है, कभी कभी इसको ट्वाइस KT लिख दिया जाता है। K आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। थोड़ा सा आप समझिए यहां पे, Ne बराबर NH फॉर द प्योर सेमीकंडक्टर। A इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट होता है वो मटेरियल आपको दिया जाएगा, कांस्टेंट है वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। S क्या है, एरिया, तो A इज कांस्टेंट, S इज एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। T टेम्परेचर है ना, ये 2 kBT है, KB बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ना। तो KB इज व्हाट, KB इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट 1.38 × 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट था बेटा, है ना। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें कई जगह तो ऐसा लिखा हुआ है और कई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है, और उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ जाता, क्योंकि वो ज़्यादा इतना कोई खास दमदार बात नहीं है। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उससे भी कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। असली इम्पैक्ट आपके इसी चीज़ का पड़ता है, Eg का, है ना। और यहाँ पे -Eg, ये जो 2 kT है ना, इसकी जगह कई जगह 3/2 kT भी लिखा रहता है। एक्चुअली 3/2 kT है ना, थर्मल एनर्जी है, आपको मैं बताऊं। तो अगर मान लो आप Eg जो है फॉरबिडन एनर्जी गैप है, Eg क्या था, फॉरबिडन एनर्जी गैप। आप अगर फॉरबिडन एनर्जी गैप को फिल करना चाहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी गैप में से आप इलेक्ट्रॉन को भेजना चाहते हैं कि भाई जा, वैलेंस बैंड में से ऊपर भेजना चाहते हैं, तो आपको उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। उतनी एनर्जी देने के 2 तरीके हैं, 3/2 kT दे दो, या फिर आप यहां पर EV दे दो, वोल्टेज लगा दो, या फिर आप यहां पर hν दे दो। बहुत सारे तरीके, hν दे दो। hν माने फोटोन दे दिया आपने। तो देखो 3 तरीके से आप फॉरबिडन एनर्जी गैप को जंप करवा सकते हो। आपका अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि आपके जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें 3 एनर्जी बैंड्स ऐसे होते हैं, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड एंड वैलेंस बैंड। अब आपको वैलेंस बैंड से किसी इलेक्ट्रॉन को उछालना है फॉरबिडन पार करके यहां पर, तो बड़ा आराम से आप कर सकते हो ये काम। कैसे, आप इसको है ना एनर्जी दे दो 3/2 kT, 3/2 kT। तो देखो Eg जो है ना आपका फॉरबिडन एनर्जी गैप है, और इसको 3/2 kT के बराबर होना चाहिए। कितना गर्म करोगे आप, ये K आपका बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ना, 3/2 kT। ये आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ाया था, वही है ये, बिल्कुल हाँ वही है, थर्मल एनर्जी है, थर्मल एनर्जी जो मैंने आपको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में पढ़ाया था वही है, भूल मत जाना, नई चीज़ नहीं है। 3/2 kBT आपने टेम्परेचर इतना दिया तो वो निकल के उछल के भाग जाएगा। अगर आपके पास मान लो टेम्परेचर का इंतजाम नहीं है तो आप hν दे करके भी काम चला सकते हो। फोटोन भेज दो कि जा कर काम, तो फोटोन यहाँ आएगा, ये इलेक्ट्रॉन फोटोन लेगा, कहेगा चल रहा,
लेकिन आपको भेजना पड़ेगा ईजी से ज़्यादा वाला, कम वाले फोटोन से काम चलने वाला नहीं है। आप इसको है ना, इसके अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगा के भेज सकते हो कि चलो थोड़ा सा वोल्टेज लगा दो, जंप कर जाएगा, है ना। तो ये सब बातें हो गई। कल हम इम्प्योर या एक्सट्रिंजिक सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारा ये चैप्टर रियली बिल्डअप होगा। तो मैंने बड़े आराम से जो है ना सारी छोटी 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 बारीक बारीक बातें बताई हैं, और वो बारीक बारीक बातें वैसे नहीं बताते तो भी काम चलता था, लेकिन फिर क्या होता है बच्चे के दिमाग में कुछ घुसा रह जाता है, वो कुछ 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 कुछ। तो अब आपके दिमाग में कुछ भी नहीं, एवरीथिंग जो है ना आपको समझ में आ गई होगी। तो जो है ना हमने सब वो छोटी 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 चीज़ें दी हैं जो बच्चे के दिमाग में आती रहती हैं। आमतौर पर पूछते हैं ना बच्चे, तो हमको पता रहता है कि यहाँ पे आकर के बच्चा ये चीज़ पूछेगा, फिर यहाँ पे आकर के ये करेगा, तो परेशान रहते हैं बच्चे जब उनको सारी बातें क्लियर नहीं होती। तो मैंने एकदम आपको वहाँ से लिया है जहाँ से कोई किताब में इतना लिखा हुआ नहीं होता है। ठीक है, चलिए, नमस्ते।